हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर को आगे समझने से पहले आइए एक बार इसके नाम को सही से समझते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? तो सीधे समझ लो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ देते हैं जो कि गुणधर्म में भी बिल्कुल नए होते हैं, तो ऐसी जो प्रक्रिया हो रही होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको हम आगे बढ़ के समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के लिए, जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और जल का निर्माण हो जाए, तो यहाँ पे दो पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया और वो मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, H2O यानी जल। तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया। तो ऐसी जितनी भी प्रक्रियाएं होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं जिनका गुणधर्म भी बिल्कुल अलग होता है, नया होता है, तो उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया ही है? तो इसके लिए हमें कुछ गुणधर्म पता होने चाहिए, कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म पता होने चाहिए, जिसे देखते ही हम बता देंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आइए उन गुणधर्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन। अब आप कहोगे कि ऐसा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवस्था में परिवर्तन होता है? तो आपने कपूर जलाया होगा। क्या जलाया होगा? कपूर। जब कोई भी पूजा वगैरह में देखा होगा आपने कि वाइट रंग के होते हैं, ठीक है, तो उसे जलाने पे क्या होता है? वैसे वो ठोस होता है जलने के बाद, लेकिन सीधा गैस बन जाता है। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन होने के कारण सीधा ठोस से गैस बन जाता है, तो अवस्था चेंज हो गई। तो यानी वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसका रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन भी होता है कई रासायनिक अभिक्रियाओं में। जैसे चूना पानी में अगर हम मिला दें कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो दूधिया सफेद रंग का हो जाता है, तो उसका रंग बदल जाता है। तो वहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन कि चूना जो होता है, कच्चा चूना होता है या बुझा हो, कहते हैं हाँ, बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसमें जब पानी मिलाते हैं, यानी कच्चा चूना कह लो या बिना बुझा हुआ चूना कह लो, उसमें जब पानी मिलाते हैं तो वो एकदम से ही बुलबुले छोड़ने लगता है, धुआं उसमें से निकलने लग जाता है, यानी उसका तापमान एकदम से बढ़ जाता है। तो कई ऐसे भी अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। गैस का उत्सर्जन, यानी कई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जिसमें गैस निकलता है। जैसे आप किसी भी कार्बन के यौगिक को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऐसे किसी भी धातु को किसी अम्ल से अभिक्रिया करवाओगे तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अपने गुणधर्म होते हैं, जिसे देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। जैसे वो रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म क्या क्या थे? तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, तो याद रखना आप। और उदाहरण में अवस्था में परिवर्तन हम देखते हैं कपूर का ऊर्ध्वपातन होना, जो सीधा गैस बन जाता है, तो अवस्था बदल गई, ठोस से गैस बन गया। रंग में परिवर्तन में तो कह देना कि जो क्या है, चूना पानी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पर वो दूधिया सफेद हो जाता है, तो रंग परिवर्तन हो गया। तापमान में परिवर्तन में लिख देना बिना बुझा हुआ चूना में अगर पानी मिलाएंगे तो वहाँ पे एकदम से तापमान परिवर्तित हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है। गैस का उत्सर्जन, तो किसी भी धातु का किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये था। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि रोज की जिंदगी में आप
होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताओ। तो भोजन का पाचन, अभी हमने जो 6th चैप्टर किया था 6 जैव प्रक्रम, उसमें देखा था हमने कि भोजन का पाचन जो अभिक्रियाएं दिखाई गई थी, जैसे प्रोटीन जो है वो क्या है, पेप्टोन जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में प्रोटीएज और पेप्टोन्स में टूटा था। तो वहाँ पे भोजन का पाचन जो होता है उसमें जितनी भी अभिक्रियाएं होती है सब रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। ऐसे ही श्वसन में हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल देता है। ऐसे लोहे में जंग लगना और दही बनना, तो ये सारी रोज की जिंदगी में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें से आपको 4 बताई गई है। कागज का जलना तक भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं। तो 2 चीजें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। अब आप पूछोगे ये अब अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई चीज ऐसी होती होगी जो भाग लेती है रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसे कहते हैं अभिकारक। और जो चीज नई बन के आती है उसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया अभिकारक, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक, और जो बना जल वो हो गया उत्पाद, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है तो बता दोगे। कहना अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। और उत्पाद कोई पूछ ले क्या होता है तो बता देना कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं या निर्माण जिनका होता है तो उसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है। आइए अभिकारक और उत्पाद को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रहे हैं, यानी वाटर बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक हो गए क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जल जो है वो उत्पाद हो गया क्योंकि वो नया पदार्थ बना है, नए गुणधर्म वाला, ठीक है। तो याद रखना है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की एक बात और आप लोग याद रख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो उत्पाद बन जाते हैं ना, उसको जो है किसी भी भौतिक विधि द्वारा वापस से नहीं बनाया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक बार जल बन गया तो किसी भी भौतिक विधि के द्वारा आप जल से फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। रासायनिक से बना सकते हो लेकिन भौतिक से नहीं। और ये रासायनिक और भौतिक जो है 9th क्लास में दिया गया था कि भौतिक वो होते हैं जो एक बार अगर बदल गए तो उन्हें दोबारा से लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक जो होते हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता अगर नई चीज़ बन गई तो ये चीज़ें याद रखनी होती है, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसको मैं पहले अपनी भाषा में समझा देता हूँ, फिर यहाँ से समझेंगे। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं को चिन्हों और प्रतीकों द्वारा दर्शाए जाने की विधि है। आपको सीधी सी बात बताऊं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन अगर मैं ये इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए रासायनिक समीकरण बने कि हाइड्रोजन के जगह H2, ऑक्सीजन के जगह O2 और यहाँ पे जल के जगह H2O। तो इस ढंग से यानी चिन्हों और जो प्रतीक सूत्र है उनके रूप में जो लिखना है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो आप सीधे कहना रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखी जाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ दिखा दी गई है कि नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु में दहन करते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखता है, इसके जगह मैग्नीशियम के जगह पे मैंने इसका प्रतीक इस्तेमाल किया Mg, और ऑक्सीजन के जगह पे ऑक्सीजन का सूत्र इस्तेमाल किया O2, और फिर इसका भी सूत्र कर लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो इस ढंग से जो लिखा होता है इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, और जो इसका नाम लिखा होता तो होता रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को
लिखने के बजाय हम ज़्यादातर रासायनिक समीकरण लिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये छोटा हो जाता है और समझ में अच्छा आता है। और एक चीज़ और, जब रासायनिक समीकरण लिख रहे होते हैं तो हम अक्सर जो चीज़ें लेते हैं या जो नई चीज़ बनती है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, उनकी अवस्था भी दिखाते हैं उनके सामने। जैसे आपने देखा है यहाँ पे S लगा हुआ है, यहाँ पे G लगा हुआ है, यहाँ पे G लगा हुआ है, तो इनका मतलब क्या होता है? तो ठोस के लिए S लगता है तो यानी ये ठोस रहा होगा, और जो गैस होते हैं अवस्था, गैस अवस्था में होते हैं उनके लिए G लगाते हैं, और अगर कोई द्रव अवस्था में होता है तो L लगाते हैं, और कोई जलीय विलयन होता है तो AQ लगाते हैं। तो अगर अभी किसी भी रासायनिक समीकरण में आपको S, G, L, AQ लगा दिखेगा तो समझ जाना कि वो जो चीज़ ली गई हो कैसी है। तो जो मैग्नीशियम लिया गया होगा वो ठोस होगा, ऑक्सीजन गैस ही होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, ऐसे कई अभिक्रिया मिलेंगी जहाँ पे वाटर लिया जाएगा तो वाटर L लेंगे अगर वो द्रव अवस्था वाला होगा तो अब आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, आइए इसे जानते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को आप ऐसे समझ लो कि जब भी कोई ऐसी समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर आप ऐसे समझ लो कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब आप कहोगे कि क्या बता दिया आपने, तो आइए समझते हैं एक बार। देखो, ये है कार्बन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन। अब कार्बन के आगे कोई नंबर नहीं लगा हुआ 1 2 3 4, बस S लगा हुआ है जो ठोस को दिखाता है। तो यानी इसके कितने परमाणु हो गए, 1। और ऑक्सीजन के आगे 2 नंबर लिखा हुआ है तो यानी इसके कितने परमाणु हो गए, 2। जहाँ पे CO2 है तो कार्बन के आगे तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, O2 लगा हुआ है तो कार्बन के कितने परमाणु हो गए, 1। और O के आगे 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन के 2। तो यानी दोनों, यानी कि अभिकारक में भी कार्बन का एक ही परमाणु है और उत्पाद में भी कार्बन का एक ही परमाणु है। ऐसे ही अभिकारक में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो यानी ऐसे समीकरण जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद में जो प्रत्येक तत्व होंगे उनके परमाणु की संख्या जो है आपस में बराबर होगी तो उन समीकरणों को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, याद रहेगा। अब समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को। तो ऐसे समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती उन समीकरणों को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 + O2 मिलके H2। अब आप कहोगे ये असंतुलित कैसे है, तो देखो अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। अभिकारक में हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है, परमाणु कितने, 2 है, आगे 2 लगा हुआ है, 2। ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन के आगे भी 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन की भी 2 है। अब आते हैं उत्पाद में, तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है, H2 है क्योंकि, तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी परमाणु है, 2। ऐसे ऑक्सीजन का आगे कोई भी नंबर नहीं लगा होता, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। जब कोई कुछ नहीं लगा होता तो 1 होती है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण जिनके प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होती अभिकारक और उत्पादों की तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं ना उसे भी संतुलित हमें बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम क्यों असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। अब द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या था, तो ये याद होगा 9th में पढ़ चुके थे कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनका द्रव्यमान जो है वो बराबर होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद दोनों समय पे जो है कुल जो द्रव्यमान होता है अभिकारकों का और उत्पादों का वो बराबर रहना चाहिए। ये है रासायनिक समीकरण
कि जो संरक्षण द्रव्यमान नियम है वो। अब यहाँ पे आपको जो है ये याद रखना है कि जब असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना, तो उस समय पर ये बदल जाता है। देखो इसका जैसे द्रव्यमान निकालूंगा तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, ठीक है। प्लस इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है जो आगे द्रव्यमान होता है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32, तो 32 और 2 34, इस साइड तो 34 हो गया, और इस साइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2, H2 कितना हो गया 2, क्योंकि 1 को 2 से करूँगा 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान, तो 16 2 18। तो यानी कि रासायनिक समीकरण से पहले जो है हमने 32 U द्रव्यमान लिया, और रासायनिक समीकरण के बाद जो है क्या हो गया 18, 16 और 2 18 हो गया, तो कम हो गया। लेकिन जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है वो क्या बताता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले था वही रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी रहना चाहिए था। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, इसी को बनाए रखने के लिए हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो देखो नॉर्मली यहाँ पे 3 नहीं लगा होगा, ये 4 नहीं लगा होगा, ये 4 नहीं लगा होगा, लिखा होता Fe प्लस H2O इसकल टू Fe3O4 प्लस H2। ये जो 4 4 3 है ये बाद में लगेंगे, संतुलित करते समय हम लगाते हैं, तो इसको हमें संतुलित करना होता है Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे देखो Fe H और O तीन ही चीज़ है हमारे पास, आयरन है, लोहा है, और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। तीन ही चीज़ इस तरफ है और यही 3 चीज़ इस तरफ हो गया Fe O और H2। तो तत्व हमारे पास 3 ही है, Fe H और O। अब अभिकारक में Fe के कितने परमाणु हैं, तो Fe के आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो 1। ये 3 को मत देखना, ये जो 3 है ना ये बाद में लगाया गया है, ये 3 मत देखना, ये 4 मत देखना, और ये 4 मत देखना, ठीक है। ये आपको संतुलित कैसे करोगे अगर असंतुलित दिया होगा तो वो सिखा रहा हूँ। तो देखो Fe जो था वो कितना था, 1 था। हाइड्रोजन जो था वो कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन 2 था। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर नहीं है, तो ऑक्सीजन 1 था, ठीक है। ऐसे ही उत्पाद में देखेंगे तो उत्पाद में आयरन कितना है, 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, तो ऑक्सीजन 4, तो हो गया। इसके बाद जो है ये कितना है, ऑक्सीजन 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन जो है वो 2। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो हाइड्रोजन 2 था, ठीक है, ये हाइड्रोजन वाली लाइन चल रही है ना, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, हमने देखा कि ये 1 था, ये 3 था, ये 2 बराबर थे, ये 1 था, ये 4 था, यानी कि हम देख रहे हैं दोनों तरफ अलग अलग हैं, यानी कि आयरन 1 है, इस तरफ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको लगाएंगे, होल नंबर्स को लगाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे आयरन 1 था, यहाँ पे 3 था, तो मेरे को अगर 1 को 3 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये भी 3, और ये तो था ही 3 पहले से, तो यहाँ पे हम 3 नंबर लगा देंगे। तो 3 नंबर लगा दिया तो आयरन अब कितना हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो आयरन बराबर हो गए। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 ही है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है। तो अब ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन को 4 से गुना कर देंगे, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 से गुना कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमने 4 से गुना किस साइड किया है, अभिकारक में, तो यहाँ पे 4 लगा दो, तो 4H2। लेकिन अभी गड़बड़ क्या हो गई पता है, ये 4 O तो हो गया, लेकिन ये 4 दूना 8 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही था, तो इस साइड हाइड्रोजन को भी 4 से गुना कर दिया, तो हाइड्रोजन भी 4। अब देखो सब बराबर हो गए, देखो 3Fe, यहाँ पे भी Fe3 है, यहाँ पे 4O यानी कि 4O है, 4O है, यहाँ पे 4 दूने 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 दूने 8 हाइड्रोजन, सारी चीज़ें बराबर हो गई। तो ऐसे करके हम नंबरों को लगा के संतुलित कर लेते हैं रासायनिक समीकरणों को। तो ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।